He is a very renowned and famous practicing member. He is currently Chief Executive Officer of Shahzad Malik Management Consultants Private Limited. He is the member-elect of ICMA Pakistan National Council for 2021-24, and he has also served the institute as honorary secretary of ICMA Pakistan. Along with Mr. Malik, we have Mr. Mazhar Salim Shah. Mazhar Salim Shah appears to be currently offline, disconnected. He is also, mashallah, a very renowned practicing member. He is partner of Marvin's Solution and currently, and he has also served as executive director of KPMG Tasir Hadi Khalid and Company. So first of all, let me tell you the format of this program. Rather than formal presentation, we have because most of the members have studied the amendment ordinance, we here would like to explain the significant amendments that have been brought by the ordinance. तो इसका हमने जो फॉर्मेट रखा है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन मेरे जाती जो मेरे सामने आए इस ऑर्डिनेंस को पढ़ने के बाद वो हैं। इसके अलावा हम जो हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं इनसे भी क्वेश्चंस लाइव लेते रहेंगे, जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट आंसर करेंगे। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शहजाद साहब से ही क्वेश्चन एक लेते हैं। शहजाद साहब, इस ऑर्डिनेंस में जो डायरेक्ट टैक्स में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एक ब्रीफ ओवरव्यू उन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स का अगर आप दे सकें हम लोगों को। जी प्लीज। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, मदर शाह साहब, अतर सलीम साहब एंड आमिर इजाज साहब, आसिम साहब एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इसमें टैक्स लॉज में जो ऑर्डिनेंस 11 फरवरी को जो कि इफेक्टिव है 2021, उसमें जिन सेक्शंस में अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको हम ब्रीफली डिस्कस भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी ले लेते हैं। तो मैं फर्स्टली एक दो स्लाइड्स में जस्ट ब्रीफ करना चाहूँगा ताकि पहले एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। ये चेक करें, ये शेयर हो गई है आपके पास? जी, अजीम साहब स्लाइड आ रही? आपका म्यूट है। जी मलिक साहब, आपकी आ रही है स्लाइड। जी सर, बिल्कुल। जी, टैक्स लॉ अमेंडमेंट्स दी ऑर्डिनेंस 2021। इसमें जो मेन पर्पस है दिस ऑर्डिनेंस का इज फॉर द सिंप्लीफिकेशन और कंसेशनरी टैक्स रेजीम का है, जो कि फॉर ओवरसीज लोकल पाकिस्तानी इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड who are allowed to open and operate Roshan digital accounts under the scheme introduced by the State Bank of Pakistan. उसके साथ साथ उन्होंने रिड्यूस विद होल्डिंग टैक्स का और मिनिमम टैक्स रेजीम का, जो कि मुख्तलिफ ट्रेड कमेटीज के साथ गवर्नमेंट की डिस्कशन हुई, उसके बाद वो ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को और उसके नेक्स्ट भी चेन जो है रिटेलर्स, उसको भी ये प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स जिनमें अनाउंस बाय द गवर्नमेंट किए हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जो कि दिसंबर 2020 में ऑर्डिनेंस आया था, उसको मजीद उन्होंने इंसेंटिव्स दिए। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए दोज हु आर होल्डिंग नाइकॉप, पीओसी और सीएनआईसी and maintain foreign currency value account or non-resident Pakistani rupee value account, तो
उनको जो इंसेंटिव दिए गए हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज में, बोथ कन्वेंशनल एंड शरिया कंप्लाइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की डिस्कशन में था कि ओनली शायद रेजिडेंशियल का, बट दीज आर फॉर द बोथ लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और टर्म डिपॉजिट्स एंड अदर जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक्स। अब टैक्सेशन regime applicable on income from all these investment जो above अभी हमने डिस्कस की has been streamlined and simplified, और उसमें उन्होंने mainly interest income and gain on disposal of government securities उस पे 10% withholding tax किया है, लेकिन उसको उन्होंने full and final tax regime में ऐड कर दिया। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इस वक्त भी आपका सेक्शंस 236 के जो है सी एंड के उसमें 1% है, लेकिन इसमें जो एडिशन हुई है वो ये कि इसको फुल एंड फाइनल टैक्स में इंक्लूड किया गया है फॉर एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है। दोनों सूरतों में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो 1% विद होल्डिंग टैक्स है वो फुल एंड फाइनल कंसिडर किया जाए। डिविडेंड पे वो मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि डाउन किए गए हैं, कैपिटल गेन में भी वो भी स्लैब्स अवेलेबल है, और जो इंटरेस्ट इनकम है दोनों अकाउंट्स के लिए उस पे टैक्स को टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया, और उसके साथ साथ उसमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कमिश्नर से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने देखा कि जो 1 जुलाई को फाइनेंस बिल आया था उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन के साथ मोस्टली कमिश्नर से सर्टिफिकेट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना बहुत सारे सेक्शंस में लाजमी किया, यहाँ पे उन्होंने उसकी भी एग्जेम्पशन दी। फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं अगर वो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एफसीबीए और तो उनको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी एनटीएन और फाइल एनी टैक्स रिटर्न इफ सच पर्सन हैज नॉट एनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम अदर देन दोज एज डिस्कस अबाउट। उनके एनटीएन लेने की भी जरूरत नहीं है, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है अगर उनकी कोई लोकल इनकम पाकिस्तान में नहीं है अदर देन जो कि अभी हमने डिस्कस की। एंड दीज आर एलिजिबल है कि अगर जो दोनों मुल्कों की टैक्स ट्रीटी है उसको अगर वो लेना चाहते हैं तो उसका भी जो प्रोसीजर है वो ऑप्ट कर सकते हैं, बट एज पर माई सजेशन और ये देखने के बाद ऑर्डिनेंस इसमें ज्यादा बेनिफिशियल है कि अगर इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो अपनी सारी टैक्सेशन करें। फिर 10th शेड्यूल में आपको पता है कि फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट है और उसमें 100% रेट ज्यादा है अगर वो नॉन फाइलर के तौर पर होते हैं, लेकिन इनको उसमें भी एग्जेम्पशन दी गई है। और उसमें जो सेक्शन 231 है कैश विड्रॉल का, 231AA सेल ऑफ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट और ऑनलाइन ट्रांसफर, 236P ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन अदर देन कैश, किसी पे भी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं। और ये सारा उन्होंने जो अगर इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थी भी तो इस ऑर्डिनेंस के तहत नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए वो सारी सिंप्लीफाइड और रिमूव की। सिमिलरली स्टेट बैंक ने रेजिडेंट सिटीजन को भी पाकिस्तान को नया अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में और थ्रू FVCA प्रोवाइड अगर वो अकाउंट खोलते हैं, प्रोवाइडेड कि वो रेजिडेंट पर्सन अपने फॉरेन एसेट FBR को डिक्लेयर करे तो वो भी इसको अवेल कर सकता है। और इंटरेस्ट इनकम जो सच रेजिडेंट पर्सन होगी उस पे विथहोल्डिंग टैक्स 10% होगा और विच शैल बी कंसिडर्ड एज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है जो कि 10% उस पे टैक्स कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है 7B में जो स्लैब्स दिए हुए हैं वो ये अवेलेबल है कि 5 मिलियन तक 15% टैक्स है, 5 मिलियन से 25 मिलियन तक 17.5 और 36 से ऊपर 35। इसको उन्होंने 10% कर दिया है अगर वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और इन अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपने फॉरेन एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करेगा। इसके बाद जो इंसेंटिव उन्होंने होलसेलर, डीलर, रिटेलर्स इनको दिए हैं वो ये है कि 153 सेक्शन में इसमें जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को था, अब उन्होंने इसको आगे एक्सटेंड किया है होलसेलर और रिटेलर्स तक और उसकी जो डिडक्शन का रेट है 0.25% कर दिया है, जो कि पहले इसमें
बहुत ज्यादा था और इस सेक्टर को भी उन्होंने कवर किया है। उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को भी और हैज बीन डिफाइंड, जिसमें एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स वो उसमें शामिल नहीं किए हैं। लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि उन्हें सेल टैक्स में या तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्रैल 11 तक 60 डेज के अंदर अंदर 2021 तक उन्होंने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। तो उस सूरत में उनका जो विदहोल्डिंग रेट है वो 0.25% होगा। और इंस्टेड ऑफ कि जो 113 में आपको पता है सेक्शन में मिनिमम टैक्स है, वो इस वक्त 1.5% चल रहा है, 1.5%, और इनको उसका बेनिफिट 0.25% है। इवन 1% से भी कम, 1/4 ऑफ द 1%, तो 0.25%। लेकिन उसके लिए उन्हें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में बोथ इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए होना चाहिए। और इसके साथ साथ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो कि सीमेंट, शुगर, फर्टिलाइजर के वुड बी सब्जेक्ट टू एडवांस टैक्स, वो एक उनका चलेगा। 236 का जो ऑलरेडी सेल परचेज पे है उसका रेट 0.7 था, उसको भी उन्होंने मिनिमम टैक्स किया है 153 में, क्योंकि और यहां पे उसका रेट उसका 0.25 ही होगा। तो दोनों सूरतों में 0.25 वहां से मिनिमम टैक्स से 113 से भी 0.25 जो कि 1.5% है, और जो 236G सेक्शन कहता है कि 0.7 दें सेल या परचेज पर, वो भी 0.25% में। तो इस पे खासी रिडक्शन की गई है विद होल्डिंग टैक्स और मिनिमम टैक्स में। तो ये और जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जोन को दी गई है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है, इनकम पे भी और उनके एंटरप्राइज को भी और अथॉरिटी को भी। उसमें मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा। सुपर टैक्स उसमें जो है वो 4% वो 2022 तक स्टैंड कर दिया है बैंकिंग के लिए, अदर देन बैंकिंग 0 है, उसमें कोई सुपर टैक्स नहीं है। तो दीज आर जी सम है। एक बस ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर लूं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो व्हीकल्स हैं उन पे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 231B जो रेट्स अवेलेबल है वो होगा। उसके साथ साथ अभी जो उन्होंने एडिशन की है, उन्होंने कहा है कि जी अगर वो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है वो अगर सेल होती है विद इन 90 डेज, तो उस सूरत में 30 जून 2021 तक ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। अप टू 1000 अगर सीसी कैपेसिटी की गाड़ी है तो 50,000 टैक्स होगा, अगर वो 90 डेज के अंदर रीसेल होती है। अगर 1000 से 2000 सीसी कैपेसिटी है तो 1 लाख टैक्स देना होगा, अगर 2000 सीसी से अबव है तो 2 लाख। ये क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गाड़ियों में आ जाती है, गाड़ी वो लेके और 1 महीना 2 महीना रखी और आगे सेल कर दी, तो उस मनी को जो यहाँ पे काफी पार्क होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा जी विद इन अगर 3 मंथ्स के अंदर 90 डेज के अंदर सेल होगी तो उस सूरत में लोकल मैन्युफैक्चरर क्यों उसको फिर ये 3 टैक्स जो हैं वो पे करना पड़ेंगे। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त या ट्रांसफर के वक्त टैक्स है वो एज इट इज है उसका रेट, उसके अलावा ये एडिशन टैक्स इस पे लगाया गया है। और विदहोल्डिंग टैक्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ ये एंटीसिका आ गया। एक्सचेंज शेयरिंग इंफॉर्मेशन 56A फाइनेंस एक्ट 2015 में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो FBR के साथ शेयर करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, और इसके अलावा इसमें FIA को, नादरा को और बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। इसमें एक चीज ऐड और हो गई है, वो ये कि जी अगर रियल टाइम डाटा, वीडियोस, इमेजेस रिसीव्ड होंगे तो वो भी उसको जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज वो कंसिडर की जाएगी। टेम्परेरी तौर पे इंपोर्ट्स ये एथलीट्स और उसके लिए दी गई हैं, तो 1% टैक्स इलेक्ट्रिक कार्स, स्मॉल कार्स पे लगाया गया है जो कि बैटरी के साथ मूव कर रही हैं, 50 kVA बैटरी के साथ। दैट्स ऑल जी, मैंने एक लाइट सी जब ओवरव्यू देना था। अब जो आप आगे सेशन चलाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से आप चले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शहजाद साहब। माशाल्लाह आपने काफी पॉइंट्स को तो कवर ही कर लिया इनमें से, लेकिन मैं फिर से एक दफा जरा जानना चाहूंगा आपसे कि जो हमें अपेरेंटली नजर आया इसमें कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये काफी अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल में काफी बेनिफिट्स उनको एक्सटेंड किए गए हैं। तो इस पे जरा एक दफा फिर आप बता सकते हैं इन्हीं मेन में, क्योंकि अभी आपने जरा समराइज करके बताए, तो एक दफा ये, क्योंकि ये रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान के हवाले से नॉन रेजिडेंट्स को जो
फायदे हुए हैं वो जरा सा अगर आप एक दफा एक्सप्लेन कर सकें। जी जी, देखिए जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने कहा कि जी अगर रोशन डिजिटल अकाउंट्स या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में उनको मेनली एडवांटेज दिया गया है। वो एक तो फुल एंड फाइनल टैक्सेशन में लेके आए। देखिए इसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं कि अगर वो उनके टैक्स कट रहे हैं और उसके साथ साथ उनको फिर नोटिस आना शुरू हो जाते हैं और फिर उनमें सारी डिटेल्स अगर नॉर्मल अकाउंट प्रेजेंट करें और नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उससे उन्हें एक ईज करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है कि ताकि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में और वो डॉलर अकाउंट्स में भी और जो भी मींस के फॉरेन करेंसी अकाउंट है और उसमें जितनी उनकी इनकम हो उनको एग्जेम्पशन दी जाए और जो टैक्स उस पर कट रहा है वो फुल एंड फाइनल होगा ताकि उन्होंने उसी को डिक्लेयर कर देना है। और उसके साथ साथ जो स्पेशल एडवांटेज दिया गया है वो ये है कि उन्होंने ना तो एनटीएन लेना है और ना ही उन्होंने कोई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि अगर उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान में अदर इनकम है तो फिर उनको एक लॉ की रिक्वायरमेंट है उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये वाली इनकम जो उन्होंने एनआरवी में और एफसीवी मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपये अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए उन्हें एनटीएन या रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया है और उसके साथ साथ 10 शेड्यूल उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 शेड्यूल से मुराद है कि जो वहां पे जो नॉन फाइलर्स का 100% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है कि अगर एक टैक्स 10% है तो नॉन फाइलर को सपोज वो 20% लग रहा है तो वो ये उसमें भी फॉल नहीं करेंगे। तो ये जो एडवांटेज है आई थिंक सो के इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। जी सर। जी अजीम सर। शहजाद साहब आपकी तरफ फिर हम अभी वापस आते हैं और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो और भी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी आना शुरू हो गए हैं क्वेश्चन। इस दौरान मजर साहब की तरफ थोड़ा जाते हैं। मजर साहब वेलकम वंस अगेन। और मजर साहब मेरे ख्याल में मजर साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी मैं मौजूद हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकम। अच्छा मजर साहब, जिस तरह शहजाद साहब ने अभी जो डायरेक्ट टैक्स लॉज में जो मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं उनको समराइज किया, तो मैं चाहूंगा कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर मेंबर्स आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं एक तो उनकी ही हमें जरा समराइज कर दीजिए अगर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो इनवाइट किया इस वेबिनार के अंदर। इनकम टैक्स के मुकाबले में से इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा चेंजेस नहीं है और इसमें अगर कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स में जो है सिर्फ दो चेंजेस हम देख सकते हैं। एक तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से इन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इन्होंने कंसेशनरी कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो और सेल्स टैक्स के अंदर अगर हम देखें तो 4-5 चेंजेस हैं, वो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हवाले से जो है वो एफईडी एप्लीकेबल थी व्हीकल्स के ऊपर, उसमें उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इंक्लूड कर लिया है। तो एफईडी में भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से एक चेंज आया है। तो सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की हम बात कर लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से इन्होंने कुछ एग्जम्पशंस चैप्टर 99 ऑफ द कस्टम टैरिफ जो कि फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट 1969 है, उसके अंदर इन्होंने एग्जम्पशंस जो है वो प्रोवाइड की हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं बता दूं कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो है ये कौन सा जोन है और इसके मकासद क्या हैं। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर के अंदर एक ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया है जिसका टाइटल है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020। तो इस ऑर्डिनेंस
को लाने का मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा जो है कायम करना था गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का विजन आईटी सेक्टर के लिए काफी जो है वो विजनरी गवर्नमेंट का वो है, एक प्लान है। तो उसी के तहत ये इदारा वजूद में आया है। इसका इस्लामाबाद में ऑफिस भी इन्होंने इनफैक्ट जो एस्टेब्लिश कर दिया है और उसके चेयरपर्सन भी अपॉइंट किए। इस इदारे का कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस ये है कि पाकिस्तान में जो है वो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को की जो है जो इनोवेशंस हो रही हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और उसमें जो है वो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए कि जो इंडिजिनियस कंपनीज हैं या जो एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आईटी के हवाले से, ताकि वो एक आईटी ड्रिवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको प्रमोट किया जाए। उस पर्पस के लिए ये इदारा वजूद में आया है। इस ऑर्डिनेंस को अगर हम देखें तो इसके अंदर इन्होंने दो कैटेगरीज को कवर किया है, एक जोन डेवलपर्स हैं और एक जोन एंटरप्राइजेस है। जोन डेवलपर्स तो आई थिंक वो कंपनीज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो है वो जो जोन नोटिफाई होंगे, जिन जोन के अंदर ये इदारा अपना रोल प्ले करेगा, तो वो जोन डेवलपर्स है। और जोन एंटरप्राइजेस जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, वो उनको ये ऑर्डिनेंस अगर पढ़ेंगे तो इसमें डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड ये है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर तमाम ड्यूटीज, टैक्सेस और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स से एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं। अगर इसकी सेक्शन 21 और 22 को हम देखें तो बहुत यानी एग्जम्पशंस का स्कोप बहुत वाइड है। लेकिन अभी तक जो है वो जो टैक्सेशन लॉज हैं, क्योंकि जब तक टैक्सेशन लॉज से एग्जम्पशंस गवर्न नहीं होगी तो उस वक्त तक जो एग्जम्पशन अवेल करना मुश्किल होता है। मजहर साहब, मेरे ख्याल में नेट इश्यूज हैं कुछ मजहर साहब की तरफ। मजहर साहब, रेस्टोर हुआ है आपका कनेक्शन? मजहर साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अब आवाज आ रही मेरी? जी, वी कैन हियर। हाँ, आई एम सॉरी, जरा मेरा No problem. एक्चुअली आज कुछ कराची में इशू है, कोई सबमरीन में, तो हमारा जो नेट था वो आज जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी जो है कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो एग्जम्पशंस हैं इसको टैक्स लॉ से भी इन्होंने चूंकि कवर करना था, तो इसलिए ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पेश आई। तो चैप्टर 99 में इन्होंने एग्जम्पशन प्रोवाइड की है, यानी जोन डेवलपर के हवाले से भी कस्टम ड्यूटी की एग्जम्पशन और जोन एंटरप्राइज के हवाले से भी कस्टम ड्यूटी की एग्जम्पशंस दी गई हैं। अब इसमें इन्होंने अभी इसका जो प्रोसीजर है वो आई थिंक नोटिफाई करेंगे, तो जो कंडीशंस या जो रिस्ट्रिक्शंस एग्जम्पशन के हवाले से होंगी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस अभी कमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है। तो इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में जैसे मैंने अर्ज किया कि दूसरी चेंज जो आई है वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से आई है। वो 5th शेड्यूल जो इंडस्ट्रियल कंसेशन से मुतालिक होता है, उसके अंदर जो इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एग्जम्पशन जो है उसको बताया है। मैं उसकी ज्यादा नीटी ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एग्जम्पशंस कवर की थी, तो मेनली उसमें 3 व्हीलर्स को ज्यादा इंसेंटिव दिया था। यही वजह है कि रिक्शा और इसकी मोटरसाइकिल्स वगैरह की इंसेंटिव दिए गए थे जो लास्ट फाइनेंस एक्ट 2020 था, तो उसमें थोड़ा सा उस वक्त शायद जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की असेंबलिंग यूनिट्स
में इन्वेस्टमेंट का इतना कोई प्लेयर्स नहीं होंगे, लेकिन अब जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है इसको फोर्सी कर रही है कि इस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्लेयर आएंगे और यहाँ पे भी लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी जो कार पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एग्जम्पशंस जो है प्रोवाइड की गई हैं। एग्जम्पशंस तो नहीं है, रिड्यूस रेट है, कंसेशंस है कि जो लिस्टेड रेट है कस्टम ड्यूटी का उसमें खातिर खा जो है कंसेशन दिया गया है। जैसे अगर इंपोर्ट करेंगे आप मतलब ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो 25% कस्टम ड्यूटी होगी, और अभी इसमें न्यूज ये है कि एडिशनल ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से भी एग्जम्पशंस आएंगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से गवर्न होती हैं, तो इसलिए वो एग्जम्पशंस के नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह जो असेंबलिंग यूनिट के जो सीबीयू कंडीशन के अंदर अगर इंपोर्ट करेंगे, ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं कस्टम्स के अंदर, एसकेडी, सीकेडी, सीबीयू। तो ये थोड़ा सा मैं अपने जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि एसकेडी जो होता है वो सेमी नॉकडाउन कंडीशन में जब कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, यानी पार्ट्स के अंदर आप इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे कंपैरेटिवली कस्टम ड्यूटी के कंसेशन ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री में उसमें असेंबलिंग में मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रिसोर्सेज अप्लाई होती हैं, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वाइडर कंसीडर की जाती है। तो लेकिन एज कंपेयर टू एसकेडी जो सीकेडी होता है या सीबीयू फॉर्म में जब हम इंपोर्ट करते हैं कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट, सॉरी मैं कंप्लीटली नॉक डाउन जो होता है उसमें ज्यादा स्कोप होता है जो है रिसोर्सेज की एप्लीकेशन का पाकिस्तान में, यानी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रमोशन ज्यादा होती है। और जो एसकेडी होता है वो सेमी नॉक डाउन होता है, और सीबीयू तो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट होता है जो सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस से जो आप असेंबल कर लेते हैं। तो इसमें सीबीयू कंडीशन के लिए जो रेट को और उन्होंने रिड्यूस किया है 12.5% वहां पे दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 4 व्हीलर्स के लिए। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 3 व्हीलर के लिए जो कंसेशंस थे वो बजट में आए थे, और 4 व्हीलर के लिए अब इन्होंने जो है अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये इंडस्ट्रियल कंसेशन जो है उसको इन्होंने जो है वो लेजिस्लेट किया है। तो ये तो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड थी। अब हम क्विकली जरा सेल्स टैक्स से रिलेटेड चेंजेस भी जो है वन बाय वन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो एक्ट के अंदर चेंज आया है वो सेक्शन 56A जो लास्ट ईयर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस दिया था, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अंडर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जो है वो टैक्स पेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। उसके साथ वो एक उसको इन्होंने कंसिडर किया था, जो कि इनकम टैक्स के अंदर भी लाया गया था लॉ, और उसको सिंक्रोनाइज किया गया दूसरे लेजिस्लेशन टैक्स लेजिस्लेशंस के साथ। जी, तो उसमें आवाज आ रही मेरी? जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी एक। अभी आवाज आ रही मेरी आप? जी जी मदर साहब सुन सकते हैं। जी, तो मैं सेक्शन 56A का बता रहा था कि वो जो है उसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से मुतालिक ये प्रोविजन थी, जो आई थिंक इनकम टैक्स में भी सेक्शन 107 के तहत वो लाया गया था। और इसी सेक्शन में उन्होंने ये भी लिखा था कि सेक्शन 107 ऑफ इनकम टैक्स जो है वो उसमें जो प्रोसीजर या वो दिया हुआ वो भी मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा। तो अब इसके अंदर इन्होंने एक नई सबसेक्शन ऐड की है, जिसके तहत एफबीआर के पास पावर होगी कि वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से जो है डेटा
इमेजेस की फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, वो डाटा शेयरिंग कर सकेंगे। तो ये बेसिकली एम्पावर किया गया है एफबीआर को कि वो डाटा जो है वो, तो इस राउट हो सकता है कि अब एफबीआर ने जो है 2-4 महीने पहले वो एक जो मॉनिटरिंग का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया, उस पर्सपेक्टिव में भी हम इसको देख सकते हैं कि शायद उसी के तहत जो है वो अब एफबीआर एसआरबी से या पीआरए से कोऑर्डिनेट करके जो है वो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तो एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसके अलावा जो है एग्जाम्पशन से रिलेटेड चेंजेस हुई हैं। 6 शेड्यूल में वही 4 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जो है वो एग्जाम्पशंस दी गई हैं, और ये सारी कस्टम में भी और सेल्स टैक्स में भी ये एग्जाम्पशंस जो है टाइम स्पेसिफिक हैं। ये 30 जून 2026 तक का इन्होंने पीरियड दिया है इनको। इसमें जो है सीकेडी कंडीशन में और इसी तरह जो है सीबीयू कंडीशन में, वो भी यहाँ पे भी उसी तरह से कस्टम की तरह यहाँ पे भी उन्होंने कवर किया। इसके अलावा जो इन्होंने एक एग्जाम्पशन दी है सेल्स टैक्स में अंडर 6 शेड्यूल, वो टेम्पररी इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय इंटरनेशनल एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन, अगर वो 120 डेज के अंदर जो है वो री एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पशन दी गई है जो इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह, चूंकि अब पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो है शुरू हो रही हैं, तो ये शायद मिसिंग था सेल्स टैक्स में एग्जाम्पशन कि टेम्पररी इंपोर्ट की भी रिजीम जो है वो उसमें स्पेसिफिक गुड्स को कवर किया गया, तो ये शायद कवर्ड नहीं थे। तो इसको भी इन्होंने कवर कर लिया कि जो इंटरनेशनल एथलीट्स या प्लेयर्स वगैरह पाकिस्तान आते हैं तो उनका सामान वगैरह जो भी होता है उनके साथ, तो वो उसको उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है फ्रॉम सेल्स टैक्स एट द इंपोर्ट स्टेज, प्रोवाइडेड के वो 120 डेज के अंदर जो है वो री एक्सपोर्ट हो जाए, वो लोग वापस चले जाए। और 8 शेड्यूल हमें पता है कि रिड्यूस रेट ऑफ सेल्स टैक्स का शेड्यूल है, जिसके अंदर डिफरेंट गुड्स पे और क्लास ऑफ पर्संस पे रिड्यूस रेट ऑफ सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है। तो उसमें इन्होंने उसके अंदर भी 4 व्हीलर के ऊपर रिड्यूस रेट दिया लोकल सप्लाई के ऊपर। ये तो पहले तो हम इंपोर्ट की बात कर रहे थे ना, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट स्टेज पे एग्जेम्पशन दी गई है और इसी तरह सेल्स टैक्स पे। अब लोकल सप्लाई के ऊपर भी एक इंसेंटिव दिया गया है कि जो लोकली असेंबल्ड या लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी 4 व्हीलर्स, उस पे 1% सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा टिल 30 जून 2026। तो ये समझ ले 5 साल के लिए ये जो है रिड्यूस रेट दे दिए 1%। दिस इज ए मतलब ये इंसेंटिव काफी लुक्रेटिव मालूम होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो है सेल्स टैक्स रेट में सिग्निफिकेंट डिक्रीज किया गया। इसी तरह जो है ये सेल्स टैक्स में एक चेंज इनकम टैक्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, जो शहजाद साहब ने एक्सप्लेन भी किया है कि वो 0.25 मिनिमम टैक्स जो है उसके लिए वो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स और फर्टिलाइजर्स और एफएमसीजी गुड्स जो हैं उनको 60 दिन के अंदर जो है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेना है। अमूमन होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, होलसेलर्स के लिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मगर ये इसमें से बहुत सारे इवन डॉक्यूमेंटेड प्लेयर्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर्स हैं वो अभी तक ग्रे मार्केट में फंक्शन कर रहे हैं। तो एक प्रोमोट करने के लिए उनको इनकम टैक्स में मिनिमम टैक्स का रिड्यूस रेट दिया है ताकि वो सेल्स टैक्स लें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में इस हवाले से कोई चेंज नहीं आया, तो हो सकता है कि सेल्स टैक्स रूल 2006 में जिसमें रजिस्ट्रेशन रूल्स भी हैं तो वहां पे कोई चेंज लेकर आए, क्रॉसपॉन्डिंग चेंज। तो ये सारी जो है सेल्स टैक्स में एफईडी में तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं। वही इलेक्ट्रिकल व्हीकल में पहले इन्होंने 4 व्हीलर को कवर नहीं किया हुआ था क्योंकि एफईडी तो लोकली असेंबल्ड मैन्युफैक्चर्ड एसयूवीज पे और कार्स के ऊपर और ये 3 व्हीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर्स को भी उस स्कोप में शामिल कर लिया है। तो मीनिंग देयर बाय कि एफईडी भी जो है उस पे एप्लीकेबल होगी, उसकी एग्जम्पशन नहीं है बल्कि वहां पे एफईडी एप्लीकेबल होगी।
तो ये सारी चेंजेस थी। इसके अलावा जो कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसमें हम कवर कर लेते। शुक्रिया मजहर साहब। माशाल्लाह आपने भी बड़ी अच्छी तरह से समराइज किया इन सारी चेंजेस को तीनों लॉज में। शहजाद साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। एक आपने अभी जिक्र किया कि नॉन रेजिडेंट्स को काफी ज्यादा इसमें इंसेंटिव मिले हैं, काफी रिलीफ दिया गया है, और क्या इसमें रेजिडेंट्स के लिए कुछ मौजूद है इस ऑर्डिनेंस में? जी, रेजिडेंट्स के लिए देखें, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी जो टैक्स डिडक्शन होगी ना वो 10% है। हालांकि इससे पहले आपको मालूम है कि जो 7B सेक्शन हमारा है उसमें जो स्लैब्स दिए हैं ना, वो पिछले साल जो फाइनेंस बिल आया था उसमें वो बहुत ज्यादा टैक्सेशन में चले गए थे। वो 5 मिलियन तक 15% था और 5 मिलियन से 25 मिलियन तक 17.5%। तो नॉर्मली होता ये है कि जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे नेशनल सेविंग में या बाकी जगह पे, वो 10% मिनिमम टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, और बाकी जो होता है वो जो रिटर्न के वक्त, फिर जिस वक्त रिटर्न फाइल हो रही होती है तो हम 137 के तहत उसके साथ चलान जो है या CPR बनता है, और रिमेनिंग हमें वहां पे करना पड़ता है। और उसमें जो एक और चेंज आई थी कि अगर 36 मिलियन से ऊपर किसी की प्रॉफिट आ रहा है किसी को, तो उसका जो टैक्स रेट है वो फिर आपको पता है स्लैब का हायर रेट जो 35% है वो लगेगा। तो अब उस सारे को उन्होंने 10% कर दिया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन उन्होंने रखी है, वो ये कि जो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो डिक्लेयर करेंगे अपने फॉरेन एसेट टू FBR। वो अगर फॉरेन एसेट डिक्लेयर किए उस सूरत में ये 10% टैक्स डिडक्ट होगा, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी, उसके टैक्स लायबिलिटी, और उससे अबव टैक्स उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी इंसेंटिव दिया गया, कंसेशन दी गई है। अच्छा, जी सर। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये 236C और 236K जो प्रॉपर्टी की परचेज के टाइम और सेल के टाइम जो टैक्स है 1% जो अब जी, बताया जी। गया है कि अगर FCVA से या NRVA से पेमेंट होती है तो उसके परचेज होती है, यानी इन्वेस्ट किया गया है, परचेज किया गया है एक प्रॉपर्टी अगर NRVA या FVCA किसी के साथ, तो उस पे कंसेशनल रेट है 1% और वो फाइनल टैक्स में भी आ जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। अब ये तो हो गया आपका नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम यही देखते, यानी अगर वो उसी साल में परचेज करके और उसी साल में सेल कर देता है तो 1% परचेज के टाइम पे और 1% सेल के टाइम पे, यानी 2% के ऊपर वो कैपिटल गेन से आजाद हो गया क्योंकि वो फाइनल टैक्स थे। जी, जी। लेकिन इसके बरक्स जब हम रेजिडेंट को देखते हैं, रेजिडेंट के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन अगर हम देखें तो उसके ऊपर तो टैक्स रेट हाई ही है। तो यहाँ पे क्या आप नहीं समझते कि ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो गई रेजिडेंट और बिटवीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के दरमियान? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे एडवांटेज दे दिया है कि उनका जो गेन ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जो आ रहा है वो अब उसमें भी उन्हें 10% सिर्फ देना पड़ेगा फाइनल में, और उसके साथ जो स्लैब्स हैं उनमें वो नॉन रेजिडेंट नहीं आएगा। लेकिन रेजिडेंट के लिए इसमें स्लैब्स जो हैं वो बहरहाल एप्लीकेबल हैं, और सेल परचेज पे 1% ही होगा। सही सही। अच्छा, एक सवाल ये जो हमारे स्पेशलाइज सेक्टर हैं जिनके बारे में यानी इस वक्त जो इनको रिलीफ है वो स्कोप इनका था डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह तक रेस्ट्रिक्ट हो रहे थे। बिल्कुल अब इसमें जो इसका जो स्कोप एक्सटेंड किया, एक तो होलसेलर और रिटेलर को इसमें लेके आ गए, ठीक है। इसके अलावा सेक्टर्स में भी इन्होंने फर्टिलाइजर को और FMCG को भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये शुगर, सीमेंट और एडिबल ऑयल में थे, तो ये इसके क्या पर्पस हो सकता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड जो दैट? मैं समझता हूँ इसमें ये कि अक्सर हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी जब मीटिंग्स होती हैं तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन सामने आती है। एक्चुअली होता ये है कि ये जितने फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स
और डीलर्स वगैरह हैं, इनका एक्चुअली टर्नओवर होता है बहुत ज्यादा, और इनका मार्केट में जो मार्जिन देते हैं ना वो बहुत कम होता है। मींस के किसी गुड्स पे 3% भी होगा, 2% भी होगा, इवन अप टू 4% तक भी चल रहे होते हैं। तो अब अगर उसमें हम 113 सेक्शन जो हमारा मिनिमम टैक्स का है, उसमें अगर 1.5% जो है इनके टर्नओवर में, वो बड़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है, जो कि प्रॉफिट पे अगर उनका मार्जिन 4% है, या इवन एक्सटेंड कर लिया जाए उसको, अगर कोई कंपनी 6% या 8% तक भी उसे देती है, तो उनका फिर वो 1.5% जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है टर्नओवर पे, क्योंकि वो जो मार्जिन है वो तो प्रॉफिट पे होता है। और यहाँ पे जो आपका है वो अगर 1.5% आप माइनस कर देते हैं, तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो उसको वो कवर नहीं कर सकते। तो ये अक्सर ये डिस्कशन में आता है। तो इस पे गवर्नमेंट ने ये भी किया था कि जी हम केस टू केस बेसिस भी इसको देख सकते हैं कि किन पे मार्जिन कम है। अगर वो विद एविडेंस आ जाएंगे दोनों पार्टीज, अगर मैन्युफैक्चरर भी और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, तो उनकी डॉक्यूमेंट्स देख के हम उसका टर्नओवर टैक्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो फिर हर दफा आपको पता है केस टू केस वहां पे जाना, एक्सप्लेन करना, तो इट्स कमरसम एक्सरसाइज। तो इट्स अ गुड चेंज कि वो मार्केट को इस वक्त जो हालात हैं आफ्टर कोविड, तो इस तरह के इंसेंटिव से थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जरा दोबारा जो है वो ट्रैक पे आएगी। तो उस पर थोड़ी सी कंसेशन जो दी गई है, ये अच्छी कंसेशन है कि 1.5% से 0.25 पे चले गए। और इसमें जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि हम कहते हैं जिन्हें कि रिटेल मार्केटिंग एज पर डेली डिमांड, लेकिन उनमें उन्होंने एक्सक्लूड किया ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स उसमें शामिल नहीं है। अब ये जो डेली रिटेल मार्केटिंग है, जिनकी डिमांड होती है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें तो ये शामिल हो सकती हैं, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स उसमें नहीं आते। उसमें एक क्वेश्चन भी था एक जगह पे कि जी जो कंज्यूमर गुड्स हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। तो मैं उसी के हवाले से ये बात कर रहा हूं कि अगर वो डेली डिमांड उनकी और डेली जो रिटेल मार्केटिंग है एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स, उनको हम इसमें एफएमसीजी में शामिल करते हैं। जी सर। नजीम सर। एक और सवाल हमारे एक पार्टिसिपेंट ने अभी पूछा है कि जो जैसे कि अभी मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था प्रॉपर्टी के हवाले से, तो एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ सेल 1% वो नॉन रेजिडेंट्स को वो किया है। अच्छा, एक अगर कोई पाकिस्तान में बेस्ड है कोई फॉरेनर, जी जी तो जी। क्या ये उसको ये रिलीफ अवेलेबल हो सकता है? उस पे उन्होंने ये कहा है ना जी कि अगर देखिए 1% तो सेल परचेज पे मौजूद है, वो दोनों सूरतों में सेलर ने भी देना है, बायर ने भी देना है। वो जो आपका 236C के जो है वो तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें भी अवेलेबल है, लेकिन वो एडजस्टेबल है। अभी जो उन्होंने एनआरआई के लिए किया है, नॉन रेजिडेंट के लिए, वो ये एडवांटेज दिया कि उसको फुल एंड फाइनल डिस्चार्जेबिलिटी कर दिया। उससे आपने एक्सेस या कम और ज्यादा वाली सिचुएशन खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे जो रेजिडेंट के लिए है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो उसको एक तो अपने फॉरेन एसेट डिक्लेयर करने और टू एफबीआर, एंड सेकेंडली वो भी 1% वो परचेज पे भी और 1% ही सेल पे देगा। ये इस लॉ में भी रेट जो है यही था, सिर्फ उसकी सिचुएशन स्टेटस चेंज हुआ है। एनआरआई के लिए फाइनल डिस्चार्जेबिलिटी है और इसके लिए जो है वो एडजस्टेबल। सही है। और मेरा ये ख्याल है कि ये कि पाकिस्तान बेस्ड होना, फॉरेनर या पाकिस्तानी होना मेरे ख्याल में शायद अहमियत नहीं रखता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज के वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब वो मेरे ख्याल क्वेश्चन वो यही करना चाह रहे हैं। जी जी, वो यही कहना चाह रहे हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और पार्टिसिपेंट ने भी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कंसेशन है, ये आरडीए, एफसीबीए, एनआरबीए, इनको तो दिए, व्हाट अबाउट के अगर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से ही इस किस्म की एक्विजिशंस होती हैं प्रॉपर्टी की? जी जी, वो देखिए
जो बैंक इन्होंने यहाँ बताए हैं वो तो सारे अंडर स्टेट बैंक के ही स्कीम, जो चाहे रोशन डिजिटल अकाउंट कोई सेपरेट बैंक का तो नहीं है, वो स्कीम स्टेट बैंक की है। वो सारे बैंकों के पास वो आरडीए ओपन कर सकता है। वो नहीं, मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेरे आपके अकाउंट है अदर देन दीज स्कीम, शायद नहीं, ये वो नहीं, पूछना चाह रहे हैं। अगर वो उनका ये अगर क्वेश्चन है तो उसको ये अवेलेबल नहीं है। ये आरडीए के अंडर जो आ रहे हैं उसमें जो दोनों अकाउंट आप एक सेकंड में एफसीवीए और एनआरवी जो दोनों है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक ठीक। अच्छा मजर साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो अभी आपने सेक्शन 56A का जिक्र किया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो ये करंटली तो जाहिर है अंडर डबल टैक्स ट्रीटी, यानी जो पाकिस्तान की बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं उनमें ये प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की। लेकिन ये कि अब जो इस वक्त जो अमेंडमेंट लाए हैं, ये जाहिर है कि तमाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के से ये एक्सचेंज की जा सकती है, एफबीआर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है। जो खास बात इसमें एक और है कि जो कि रियल टाइम में कर सकते, एक तो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बल्कि रियल टाइम में कर सकते हैं। इसकी जरा इम्प्लीकेशंस फिर से बता सकते हैं आप? जी, इस पे देखें, अब ये जो रियल टाइम का वर्ड इस पे यूज हुआ है, जो सबसेक्शन में इंसर्शन हुई है, उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, ये रियल टाइम का वर्ड भी यूज किया इन्होंने। तो इसमें और इनके बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, जहां इनकी और टैक्स की ओनरशिप के भी इश्यूज चल रहे हैं, फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अथॉरिटीज। तो वहां पे अथॉरिटीज का तो खैर इस पे नहीं है कवरेज, लेकिन ये कि टैक्स पेयर जो है वो एक डिफरेंट पोजीशन ले रहे होते हैं उसमें। तो उसमें होता ये है कि टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन जो है फिर एसआरबी या पीआरए वो इस तरह की इंफॉर्मेशन शायद शेयर करने से रिलक्टेंट होते हैं, कि जहाँ पे उनको ये होता है कि जी जो है यहाँ पे एफबीआर क्लेम कर सकता है। जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आईटी के अंदर डिस्प्यूट्स हैं कि लाइसेंसिंग जो है वो उस पे फेडरल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है, वो गुड्स है या सर्विस है। तो इसी तरह फ्रेंचाइज के अंदर इश्यूज हैं, प्लस ये कि इवन इन्होंने तो अब रिटेल सेल और होलसेल पे भी क्लेम किया है कि वो सर्विसेज में आते हैं। तो बहुत ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो वहां पे इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि अब टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से वो लेकर अपनी जो है वो ऑडिट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और टैक्स पेयर को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें और इसी तरह अगर ये तो लोकल सिनेरियो, अभी जो सबसेक्शन इंक्लूड किए इसमें फॉरेन गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, अरेंजमेंट है। तो पहले आया था तो उसमें वो ये था कि बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, जो जिस तरह से इनकम टैक्स के अंदर एक लॉ आया भी था फैक्टा का, और उस तरह के और भी जो अरेंजमेंट है इंटरनेशनली। तो लेकिन सेल्स टैक्स में उसका शायद इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स तो इनकम पे टैक्स नहीं होता है, और ये तो जो है वो सेल्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो ये जो सबसेक्शन ऐड हुआ है ये शायद उस पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये सिर्फ फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर कोई आपस में अरेंजमेंट करना हो तो उसको कवर करेगा। अच्छा शहजाद साहब, एक और सवाल है और हमारे मेंबर्स की तरफ से कि ये भी उसी के आरडीए के हवाले से ही है कि अगर कोई रेजिडेंट आरडीए यानी रोशन डिजिटल अकाउंट एनी ऑफ बोथ टाइप्स ओपन करता है तो क्या वो उसको ये एग्जेम्पशंस अवेलेबल होंगी, रेजिडेंट पर्सन इन्वेस्टिंग थ्रू आरडीए? नहीं, आप नॉन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं? मैं सॉरी, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं जी,
नहीं, रेजिडेंट की बात करें कि रेजिडेंट ही अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है थ्रू रोशन डिजिटल, क्योंकि रोशन डिजिटल तो मेरे ख्याल में दोनों तरह के लोग खोल सकते हैं ना, रेजिडेंट भी खोल सकते हैं जी। तो लेकिन ये कि क्या वो एग्जेम्पशन अवेल करने के लिए अगर रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना चाह रहा है तो क्या अवेलेबल हो सकती है उसे एग्जेम्पशन? जी जी बिल्कुल। इसके लिए देखें, उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है ना, मैंने पहले भी बात की, फॉर सच रेजिडेंट पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, चाहे वो कन्वेंशनल शरिया कंप्लाइंट है, वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स विद होल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। और ये जो 10% होगी उसकी भी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होगी। और उसकी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी है, दैट ही शुड डिक्लेयर फॉरेन एसेट टू एफबीआर। और वो फिर जो स्लैब्स हैं 7B वाले, उससे वो आउट हो जाएगा, उसको वो एग्जाम्ड हो जाएंगे, वो उस पे टैक्स जो है ओनली 10% फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ही लगेगी अगर ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा आप दूसरी बात क्या कर रहे हैं? नहीं, यही पूछ रहा था मैं, यही पूछ रहा जी, बस इसमें भी 10% है फुल एंड था। तो फाइनल यानी डिस्चार्ज। अगर मैं सही समझाऊं तो इसमें इसको फायदा ये हो सकता है कि अगर ये 36 मिलियन से ज्यादा था तो इंस्टेड ऑफ 35% टैक्स रेट ही वुड बी लायबल पे टू ओनली टैक्स एट 10% ओनली, यानी बिल्कुल 25% रिलीफ है इसको जी, और फुल एंड फाइनल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ये और शहजाद साहब, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स का है, जी 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 ये यहाँ पे देखा है हमने कि लोग गाड़ियां बुक करा लेते हैं और उसके बाद उसको जाहिर है पैसा इन्वेस्ट करके और फिर उसको जैसे ही डिलीवरी होती है उसे सेल भी कर देते हैं। तो ये जो इस पे टैक्स इम्पोज हुआ है, इसके बारे में आप बोलें कि अगर 1000 सीसी वाली है तो 50,000 उस पे टैक्स जी है, बिल्कुल। और अप टू 2000 तो 1 लाख, और फिर उससे ऊपर वाली गाड़ियों पे 2 लाख। क्या पर्पस क्या है, क्या व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड दिस? देखिए जी, जो इसमें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि वो यही कि इसमें बहुत ज्यादा क्योंकि आजकल आपने देखा है कि ऑन पे गाड़ी जो है सेल हो रही है और उनके रेट्स भी इवन बढ़ रहे हैं। 231 सेक्शन जो हमारा 231B है, उसमें ऑलरेडी टैक्स उसमें मौजूद है, लेकिन इवन देन गाड़ियों के रेट भी बढ़ रहे हैं और फिर भी ऑन आपको या 3 महीने का 4 महीने का वो टाइम देते हैं, और या फिर आप ऑन पे करके 2 लाख 4 लाख जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ज्यादा ऑन भी पे करते हैं और फिर आप परचेज कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने कवर करने के लिए कि जी इसमें जो बहुत पैसा पार्क हो रहा है और इन्वेस्टमेंट्स इधर आ रही हैं, उसको थोड़ा सा रैशनल मतलब रैशनलाइज करने के लिए उन्होंने कहा जी अगर 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर डिलीवरी और सच व्हीकल जो है वो अगर दोबारा सेल होती है तो उस सूरत में उसका टैक्स जो है ये 3 स्लैब्स में होगा, जो भी हमने डिस्कस किया। और ये एप्लीकेबल है टिल 30 जून 2021 तक, इस साल के एंड तक। और ये जो टैक्स होगा ये बहरहाल एडजस्टेबल है, वो आप उसका क्लेम ले सकते हैं टैक्स में। अप टू 1000 सीसी 50,000, 1000 से 2000 100,000 टैक्स, और 2000 से अबव सीसी की अगर कैपेसिटी की गाड़ी है तो फिर 200,000 जो है वो पे करेंगे। और वो जो एडवांस टैक्स पे करेगा वो बायर के हैंड्स में एडजस्टेबल होगा अप टू 30 जून 2021। जी थैंक सर। यू शहजाद साहब। मजर साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो सीकेडी किट्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इसके ऊपर जो टैक्स रेट है ये काफी रिड्यूस किया गया है। जाहिर है हमारी जो अदर इंपोर्ट्स वगैरह होती थी उन पे तो हमारे 3 स्लैब अलग से दिए हुए हैं, लेकिन ये जो सीकेडी पे क्या है इसके बारे में जरा बताइएगा हमें। जी मेरे ख्याल क्वेश्चन रिपीट कर दें, मेरे ख्याल मजर साहब डिस्कनेक्ट हुए थे, शायद वो ठीक, नहीं सुन सके। ठीक। जी अच्छा, मजर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि इंपोर्ट के ऊपर इस वक्त आपने जाहिर हमारे 3 टैक्स स्लैब हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन ये कि सीकेडी किट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ये कंसेशनल रेट आया है 1%, इसके ऊपर जरा सा फिर से हमें बताइएगा कि क्या है इसके ऊपर, क्या मैकेनिज्म है इसका, या क्या कोई कंडीशंस हैं इसके ऊपर साथ में? जी, इसमें जो कस्टम ड्यूटी के हवाले से आप पूछ रहे हैं,
जी, कस्टम ड्यूटी और फेडरल इनकम टैक्स भी इसका विथहोल्डिंग टैक्स से इसमें 1% पे आया ना। जी, इसमें जी। थोड़ा मैं बता देता हाँ, हूँ। दोनों। कस्टम ड्यूटी जी, इसमें कस- जी, इसमें सेल्स टैक्स में आया है 1% जी रेट जी, तो 1% जी। जी, इसमें ये लोकल सप्लाई के ऊपर होगा, यानी जो लोकल असेंबलर जो है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो असेंबलिंग करेंगे। मजर साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर आप काइंडली अपना वीडियो ऑफ कर लेना तो मेरा ख्याल हमें वो क्लियर हो जाएगी। जो इंपोर्ट पे तो उन्होंने कवर कर लिया है कि वो इंपोर्ट पे जी, अब आ रही है आवाज? जी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी कभी आ रही है कभी जा रही है। चले अच्छा प्लीज। चले, मैं इसको अब ठीक हो एक्सप्लेन गया, कर अब देता ठीक हूँ हो गया। कि ये लोकल असेंबलिंग के ऊपर जो है ना, इसमें तो इन्होंने कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन दी है। तो वो डिफरेंट फोर व्हीलर्स के ऊपर इन्होंने एग्जेम्पशन दी, और सेल्स टैक्स के ऊपर इन्होंने ये कहा है कि 1% सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि 30 जून 2026 तक ये रिड्यूस रेट की फैसिलिटी अंडर 8 शेड्यूल जो एप्लीकेबल है, ये सिर्फ लोकल सप्लाई के ऊपर है, यानी विद इन पाकिस्तान जो सेल करेंगे ये मैन्युफैक्चरर्स। और उसमें स्मॉल कार्स एंड एसयूवीज कवर्ड हैं जो कि 50 किलोवाट बैटरी और उससे बिलो हैं, और दूसरे जो है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स विद 150 किलोवाट आवर बैटरी और बिलो। तो इसके ऊपर इन्होंने जो है वो सेल्स टैक्स दिया है। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ सीकेडी एसयूवीज जो है उसको उन्होंने वो तो खैर इनकम टैक्स के अंदर मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स का इन्होंने किया है, तो वहां पे इनकम टैक्स में भी इन्होंने जो है इंसेंटिव दिए। तो अभी आई डोंट नो कि अभी कितने असेंबलिंग यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो है इन जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो अभी इसमें न्यूज़ तो ये थी कि शायद टर्की, मलेशिया और उसकी कोई कंपनीज पाकिस्तान में आने वाली हैं। तो अभी ग्राउंड पे क्या कितने यूनिट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट चूंकि नई कार पॉलिसी अभी लेके आनी है जून के अंदर नेक्स्ट बजट में, उससे पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इसको, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इसके अंदर भी जो है वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो फॉरेन और लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। शहजाद साहब, आपसे एक क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये नॉन रेजिडेंट्स को एक और खास तौर पे इन्होंने कहा है कि एनटीएन हासिल करने की शर्त को इन्होंने दे हैव डन अवे विद दिस कंडीशन, एज वेल एज फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉन रेजिडेंट के लिए भी ये स्पेशल केसेस में कि अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो इसमें क्या अच्छा, हम जब रिटर्न फाइलिंग की कंडीशन देखते हैं जो सेक्शन 114 में लिस्टेड है उसमें, तो जैसा आपने देखा कि अगर उसके पास मोटर व्हीकल है तो रिटर्न फाइल करना है और दीगर और भी जो कंडीशन है। अब उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है लेकिन उसके पास मोटर व्हीकल है समाओ और इस टाइप की चीजें, देन इसमें क्या होगा? ये तो कुछ इस तरह से एनोमली क्रिएट हो रही है ना, तो उसको तो ये देखें, उन्होंने बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि जी अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उस सूरत में ना ही उसे कोई एनटीएन लेने की जरूरत है और ना ही उनको जरूरत है कोई एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और उन पे 10 शेड्यूल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही तो इन ऑर्डिनेंस के तहत एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दी है, क्योंकि अदरवाइज तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो इससे पहले भी ऑप्शन मौजूद है कि जी वो अगर 116A के जरिए अपना एक्सपेंडिचर और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, और अदरवाइज अगर उसकी कोई लोकल इनकम है
तो उस सूरत में वो नॉर्मल इनकम जो है और नॉर्मल रिटर्न जो है वो फाइल करे। तो यहाँ पे तो उन्होंने टोटली उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, ना ही उसने एनटीएन लेना है और ना ही उसने एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और प्लस उसको एडवांटेज ये दे दिया है कि उसका नॉन फाइलर वाला जो टैक्स है वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा, वो एक फाइलर ही बेनिफिट उठाएगा। थैंक यू। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये हमारे मेंबर से ही है। सर मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ एक, अगर जी आपकी श्योर इजाजत? श्योर अथर साहब, प्लीज प्लीज। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, क्या जी, जी। वो उसको रोशन पाकिस्तान में कन्वर्ट कर सकता है, वहां से पैसे ट्रांसफर कर सकता है? उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन है इसके अंदर? इसमें मेंशन तो उन्होंने नहीं किया ये, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी एक दोस्त ने किया, तो इसमें मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आई थिंक सो कि स्टेट बैंक ने इसको जरूर अलाउ करेंगे कि वो अपना इस स्कीम में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो उसमें वो सारे अपने एंजॉय कर सकता है जो भी बेनिफिट यहाँ पे दिए गए रेजिडेंट के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट ने ही पूछा है कि ये जो एफएमसीजी के ऊपर इन्होंने स्कोप एक्सटेंड किया है 0.25 वाला, तो ये इसके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अवेलेबल है ये वाली कंसेशनरी टैक्स? जी जी, देखिए ना, यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर, एक सेकंड में एग्जैक्टली उसको वर्डिंग आपको बता देता हूँ। Dealer and sub-dealers of sugar, cement, and edible oils are also allowed minimum tax rate of 0.25%. लेकिन उनके लिए सिर्फ ये कि उन्हें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना चाहिए। और it appears that dealer, distributor, and wholesaler of certain specified sector like cement, sugar, and fertilizer would be subject to advance tax. तो इसमें आपका डीलर भी, सब डीलर और ये जो सेक्टर स्पेसिफाइड है उन्हीं की बात हो रही है, और वो कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो हो, और उसका जो टैक्स डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 153 शैल बी अ मिनिमम टैक्स, वो मिनिमम टैक्स कंसिडर होगा। और उसमें होलसेलर और रिटेलर की जो चेन है वो इसके अब ऐड कर दी, तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, ये पूरी जो चेन है ये शामिल कर दिया उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी ट्रिकी लग रही है, आप उसको कंफर्म करें कि ये भी जहां पे इन्होंने जब कंडीशन डाली है कि एक्टिव टैक्स पेयर, तो वहां पे उन्होंने ये लफ्ज भी लिख दिया है साथ में कि एक्टिव टैक्स पेयर सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं बल्कि सेल्स टैक्स में भी। तो इसका मतलब ये नजर आता है कि कहीं ये रजिस्ट्रेशन जो लोग अवॉइड कर रहे होते हैं वो भी अब करना पड़ेगी उन्हें। वो तो देखें आगे उन्होंने लिख दिया ना कि ये एप्लीकेबल ही उसको होगा, या तो वो ऑलरेडी स्टेट में रजिस्टर्ड है, अदरवाइज ही हैज टू रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज अप टू अप्रैल 11 2021। वो उसने अप्रैल 11/21 तक उसने अप्रैल 11 तक उसने रजिस्टर्ड होना है सेल टैक्स में, तब ये वो फॉलो करेगा, ये कंडीशन उन्होंने लगा दी है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि 12 फरवरी को ये प्रोमलगेट हुआ है, तो जाहिर है 60 डेज 11 अप्रैल को बनते हैं, तो वो 60 डेज की कंडीशन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारी डार्क इकोनॉमी है और लोग रजिस्ट्रेशन से बचना चाहते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ शायद जा पाए हम इससे। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ। जी श्योर श्योर मदर साहब। हाँ, इसमें देखिए ये लिख देना काफी नहीं है कि जो है 60 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ले लें। इसमें और भी प्रैक्टिकल इशू ये आ जाते हैं ना कि अगर रजिस्ट्रेशन बिल फर्ज कोई होलसेलर या रिटेलर लेता है इस पर्सपेक्टिव में कि उसको ये मिनिमम टैक्स का जो बेनिफिट जो है वो मिल जाए रिड्यूस रेट का, तो
उसमें एक तो ये कि हमारे ये जो सेक्टर है ये प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते नहीं है, तो ये तो वैसे ही टैक्स नहीं देते, इनके लिए 0.25% भी जो है इंसेंटिव शायद मायने नहीं रखता। दूसरा सबसे बड़ा जो खौफ होता है ना इनको, कि वो बिल फर्ज अगर एक होलसेलर रजिस्ट्रेशन लेता है तो सेल्स टैक्स में तो ओपन टैक्स पीरियड जो है वो पिछले 6 साल के वो जो है उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं। तो इस तरह की कोई इम्यूनिटी क्लॉज इस पे नहीं है कि उनसे जो है पिछली उनकी जो है असेसमेंट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो वो तलवार तो फिर भी उन पे लटक रही है कि वो अगर जाते हैं ये इंसेंटिव अवेल करने के लिए, तो दूसरी तरफ सेल्स टैक्स में जो है उनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनकी जो है प्रीवियस असेसमेंट्स जो है सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो तो रिस्क अपनी जगह मौजूद है। तो अगर क्या ही अच्छा होता है कि इसके अंदर ये थोड़ा सा इनको ये फैसिलिटेट करते हैं कि आपकी जो पिछली असेसमेंट्स है उसमें जो है आप ऑडिट नहीं होगा आपका, या ऑडिट से कोई उनको वेवर दे देते हैं, तो फिर शायद ये लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आई डोंट नो कि इसमें इनकम टैक्स में अट्रैक्शन जरूर होगी, लेकिन फ्रॉम सेल्स, क्योंकि एक बिजनेसमैन तो ओवरऑल देखता है ना एफबीआर को, कि अगर इनकम टैक्स से उसको एक इंसेंटिव मिल रहा है तो दूसरी तरफ सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अपनी पोजीशन को असेस करेगा। जी मदर मदर साहब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी ये अब ये है कि जो आगे बजट आ रहा है ये हमें उसकी प्रपोजल में ये ऐड करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ये सही सही बात आपने बड़ी अच्छी तरह हाईलाइट की है कि जी जाहिर है वंस इफ इज रजिस्टर्ड तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे उसके पिछले 6 साल। सही तो यस बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल अभी आया है हमारे पास, लेकिन वो उसका मैं समझता हूँ कि हमारे इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से तो नहीं ताल्लुक है, लेकिन ये कि फिर भी अब आ गया है सवाल तो इसको हम ले लेते हैं कि ये पूछने चाह रहे हैं कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डेप्यूटेड अब्रॉड है फॉर 3 years, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम अब्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम। तो अगर पाकिस्तान से बाहर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्ट हुआ है और जॉब के ऊपर, तो उसकी जो इनकम होगी उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। देखें जी, फॉरेन बेस्ड इनकम की एग्जेम्पशन जो मौजूद है वो उसकी कंडीशन ये है कि अगर वो वहां पे ही अर्न कर रहा है तो उस सूरत में तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उसके साथ उसकी यहाँ पे लोकल कोई इनकम है तो उस सूरत में उस पर टैक्स एक्स्ट्रा पड़ सकता है। और सेकेंडली, अगर वहां पे वो टैक्स दे रहा है तो उस सूरत में उसे यहाँ पे जब वो डिक्लेयर करेगा तो जो उसका पूरा क्रेडिट उसे यहाँ पे मिलेगा अमाउंट पे। अगर यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है तो उस सूरत में उसे जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ता है। अदरवाइज जो उसकी वहां पे डिडक्शन हो रही है दैट इज द मेन टैक्स चार्ज जो उसकी डिस्चार्ज लायबिलिटी है। जी बिल्कुल सही आपने बताया। इसको मैं भी जरा सा क्लियर कर देता हूँ। देखें, एक ये शायद लोगों में ये परसेप्शन शायद गलत है कि अगर कोई बंदा बाहर पोस्टेड है तो वो उसकी बाहर की इनकम सिरे से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर आप रेजिडेंट पर्सन की, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन देखें तो मेरे ख्याल में वहां पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे उसके वो 183 दिन और दूसरे 365 दिन में से 120 दिन वो 4 सालों में वो लिखा है। वहीं पे एक तीसरी चीज लिखी है जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, इफ ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड। तो आपने तो ये कह दिया कि ये 3 साल मुल्क से बाहर है, लेकिन ये सेक्शन 82 के मुताबिक ये रेजिडेंट की ही डेफिनेशन में आया है। और वंस ही फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट तो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही चार्जेबल टू टैक्स हो सकती हैं पाकिस्तान में। अब शहजाद साहब ने इसमें ये जो बात ऐड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड की कि वहां पे ट्रीटी रिलीफ वो जरूर देख सकता है, या अगर कोई स्पेसिफिक एग्जामिशन उसको सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में अवेलेबल है तो वो जरूर देख सकता है। लेकिन ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि पाकिस्तान से बाहर रहने की वजह से उसकी इनकम फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कर जरा नोट कर लीजिएगा जी। और मेरे ख्याल में एक और क्वेश्चन वो मजहर साहब ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं।
तो मेरे ख्याल में और मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है। आसिम साहब, आपकी तरफ कोई क्वेश्चन है अगर तो वो देख लीजिए। नहीं सर, मजीद और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। माशाल्लाह, एक तो ये कि आपकी जो इनिशियल प्रेजेंटेशन थी, समरी जो आपने दी, और प्लस ये जो क्वेश्चंस के जवाब दिया हमारे, आई होप के हमारे मेंबर्स को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा। सेम इज़ द केस विद मज़हर साहब। मज़हर साहब भी माशाल्लाह, आपने जो ये ख़ास तौर पे जो समराइज भी किया, और ये जो एक डाउट जो क्रिएट हो रहा है लोगों के जहन में, ये आपने बड़ा हाईलाइट किया है इसको, जो कि इसके ऊपर भी हमारे कमेंट्स में काफ़ी मैंने देखे कि फ़ौरन के फ़ौरन रियल टाइम में कमेंट्स भी हमारे पास आ गए हमारे पार्टिसिपेंट्स के। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन को तो एंड करते हैं, और आखिर में मैं दावत दूंगा जनाब अतहर सलीम साहब को, जो कि हमारे इस वक्त चेयरमैन सीपीडी कमेटी है नेशनल काउंसिल के, फॉर ए वोट ऑफ थैंक्स। अतहर सलीम साहब। जी, थैंक यू अजीम साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, आपने बड़ी अच्छी मॉडरेशन की, और शहजाद साहब भी माशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड, एंड मज़हर साहब ने बड़ा की पॉइंट्स को हाईलाइट किया इधर। और जो मैं देख रहा था, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी बड़ी इसमें शामिल रही। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया कि ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, जो हमारा ICMAP web.tv है उस पे ये वीडियो आपको अवेलेबल होगी, वहाँ पे जाके। इससे पहले भी जो आपकी पुरानी हमारी ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन, उनकी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। और क्लोजिंग करते हुए मैं ये जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमें थ्रू आउट ग्लोब ज्वाइन किया था, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और क्वेश्चंस किए, इंटरैक्टिव बनाया इस सेशन को। स्पेशल थैंक्स टू मलिक साहब एंड मज़हर साहब, दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसाइट, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। एंड देन अजीम साहब, आपका तो माशाल्लाह अपना भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपने वो बहुत की पॉइंट्स के ऊपर अपने पॉइंट्स भी बताए और बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को मॉडरेट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, मलिक साहब आप कुछ कह रहे हैं तो आपका माइक बंद है। नहीं नहीं, आप कैरी करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है जिसने इसकी इस जूम वेबिनार की सारी लॉजिस्टिक्स और बाकी चीज़ों की अरेंजमेंट की, उनका भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है अपने CPD प्लेटफॉर्म से और भी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह एक लीडरशिप का हमारा डिप्लोमा लेके आ रहे हैं, और हमने एक कैन डू एटीट्यूड का जो है नॉलेज नाउ के साथ ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आई होप कि आपको चीज़ें मिल रही होंगी, और आप जो हमारे मेंबर्स हैं इनका बेनिफिट भी उठाएंगे। और हमारा DTP भी ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा जो IFRS है वो हमारा फिजिकल तो स्टार्ट हो गया, वी आर इन प्लानिंग स्टेज ऑफ लॉन्चिंग ऑनलाइन IFRS डिप्लोमा। तो आई होप कि वो भी आप लोगों को बेनिफिट करेगा। इन एडिशन आसिफ हफीज़ साहब के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, तो पावर BI के ऊपर भी हमारा एक वो आ रहा है। तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी लूँ और जो जो चीज़ें प्लान में हैं वो थोड़ा सा आपको अपडेट भी कर दूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन हु जॉइंड अस टुडे। नमस्कार। तो आसिम साहब, शुड वी से थैंक यू एंड गुड बाय? यस सर, यू मे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, और टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much, Ji. Thank you, Azim Saab, Atar Saab, and all the participants, or Mother Shah Saab. Thank you very much. सर एक चीज कर लीजिए, अगर आप लोग पॉसिबल है तो आप जरा जो मजहर साहब भी अगर कैमरा ओपन कर ले तो एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। Sure. जी प्लीज़, मज़हर साहब प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। एक मिनट।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नहीं, मेरे ख्याल है शाह साहब नहीं आए। शाह साहब की आवाज तो मेरे ख्याल आई थी कि 1 मिनट दीजिएगा फिर। 1 मिनट मांगे आसिम साहब, आप अपनी तस्वीर लेके तो जा रहे हैं। जरा शाह साहब को दोबारा क्या। सर वो शायद उन तक आवाज, अच्छा जी आ गए जी, सर। शाह साहब मेरे ख्याल आपका रियर कैमरा ऑन हो गया, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिएगा। जी जी, जी अब नाउ वी कैन सी यू। जी, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। Welcome. थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Allah, Allah Hafiz. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज जी। थैंक यू एवरीवन।